you all in the special program organized by Study with VI, A Flight of Spirit, where we meet a person who has changed disability into ability. On every 21st day of the month at 9 pm, we are going to interview a person who, in spite of being disabled, has achieved success. So do watch the whole program and inspire yourself. Thank you. Keep learning and achieve your goals. Happy watching. Happy watching. Happy watching. Welcome to the program of Flight of Spirit, a special program by Study with VI. आप सभी का हार्दिक स्वागत है फ्लाइट ऑफ स्पिरिट इस प्रोग्राम में, जहां हर महीने की 21 तारीख को हम एक ऐसे पर्सन से मिलते हैं जिन्होंने अपने डिसेबिलिटी को एबिलिटी में चेंज किया हो। तो आज मेरे साथ है स्नेहा मैम, स्टडी विद VI टीम की मैनेजर, जो इस इंटरव्यू के दौरान मेरा सहयोग करेगी। तो सर्वप्रथम स्नेहा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इससे पहले कि मैं आपको आज के हमारे अतिथि से मिलवाऊं, तो थोड़ा सा ताकि आप उन्हें पहचान लो, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। म्यूजिक लवर है वो। म्यूजिक हर किसी का पैशन होता है। कोई म्यूजिक तब सुनता है जब वो दुखी होता है, कोई म्यूजिक तब सुनता है जब वो मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। मुझे याद है, मैं भी अपने स्कूल डेज में मैथ्स सॉल्व करते करते म्यूजिक सुना करती थी। म्यूजिक हर जगह होता है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जहाँ म्यूजिक ना हो। तो ऐसे ही एक म्यूजिक लवर से आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ। तो नीलोफर मैम, आपका स्टडी विद VI की इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। आप सभी का भी बहुत स्वागत है और थैंक यू, आपने आज यहाँ पे मुझे इनवाइट किया। स्टडी विद VI के बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आप लोग करवाते हो और आपने मुझे इनवाइट किया इंटरव्यू के लिए और आप लोगों से बातें करने का मौका दिया। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो इससे पहले कि हम इंटरव्यू स्टार्ट करें मैम, मैं चाहूंगी कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि हमारी ऑडियंस आपको जान ले। इंट्रोडक्शन तो क्या ही दूं। मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, पुणे महाराष्ट्र में रहती हूँ और ग्रेजुएशन तक मैंने कॉलेज किया है। म्यूजिक में ही करना था बट किसी रीजन से वो रह गया, तो म्यूजिक की कोई डिग्री नहीं है मेरे पास। बट फिर भी आज मेरी अपनी एकेडमी है, सुरविहार म्यूजिक एकेडमी, जहाँ पे 5 साल से लेके 75 तक के सारे स्टूडेंट्स आते हैं और सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे कीबोर्ड हो, यूकुलेली हो, गिटार हो, फ्लूट हो, ड्रम्स हो, तबला हो, कैज़ॉन है, ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स वो सीखते हैं। अरे वाह मैम, फिर तो आज हमें और हमारी ऑडियंस को बहुत ही मजा आने वाला है आपसे बात करके। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपकी एक अपनी म्यूजिक एकेडमी है और आप बाय बर्थ ब्लाइंड है, तो मैम ये बताइएगा कि क्या आप टोटली ब्लाइंड हैं या पार्शियली ब्लाइंड है? बिल्कुल टोटली ब्लाइंड, 100%। और मैम, आपकी स्कूलिंग से ही म्यूजिक में आपका पैशन रहा है या कोई एक ऐसी वजह थी जिसकी वजह से म्यूजिक आपका पैशन बन गया? स्कूल से ही मेरा म्यूजिक पैशन रहा है, क्योंकि जब स्कूल में सभी लोग पढ़ाई करते हैं तो जैसे कोई बच्चे होते हैं जो फर्स्ट रैंकिंग होते हैं, मैं उन बच्चों में से थी जो लास्ट बेंच पे बैठ के मस्ती करते हैं और टीचर पढ़ाते रहते थे, हम लोग बैठ के बेंच बजा के गाने वाने गाने में इंटरेस्टेड होते थे। तो मेरा फर्स्ट नंबर आज तक कभी स्टडी में नहीं है। तो आई वाज ओनली, जैसे म्यूजिक खाना, म्यूजिक सुनना, म्यूजिक के साथ ही उठना, म्यूजिक के साथ ही सोना, यही मेरा बचपन से ही रहा है। हाँ मैम, आपने जो पढ़ाई स्टार्ट की थी, बचपन से आपने नॉर्मल स्कूल से पढ़ाई की है या ब्लाइंड स्कूल से पढ़ाई की है? पूना में एक ब्लाइंड स्कूल है, कोथरूड पूना ब्लाइंड स्कूल। तो उसका एक ब्रांच है जो बॉयज का है, कोरगांव पार्क करके एक जगह है पूना में। मैं अपने भाई के साथ वहां पे जाती थी और फिर 1 साल के बाद मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि एक गर्ल्स का स्कूल भी है जो रेसिडेंशियल स्कूल्स था और मेरी एक सिस्टर भी है जो ब्लाइंड है,
तो उसके साथ मुझे वहाँ पे भेज दिया। तो वहीं पे हॉस्टल में रहना, सब ब्लाइंड बच्चों के साथ और फिर वहाँ पे जाके मुझे एग्ज़ैक्टली मतलब म्यूज़िक का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट वहीं से मिला। तो कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि थैंक्स टू माय पेरेंट्स एंड थैंक्स टू गॉड ऑल्सो कि अगर शायद मैं ब्लाइंड नहीं होती तो मुझे ऐसा म्यूज़िकली एनवायरनमेंट मिलता नहीं और मैं म्यूज़िक के साथ जो आज हूँ, वो शायद ही होती। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। तो स्टडी विद वीआई और रेडियो फन का ये प्लेटफ़ॉर्म काफ़ी भाग्यशाली है कि उन्हें आज एक ऐसे व्यक्ति से मिलने मिल रहा है और हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आपका इंटरव्यू हो रहा है। तो थैंक यू मैम। मैम थोड़ी-सी आपकी कॉलेज लाइफ़ के बारे में जानना चाहेंगी कि कैसी रही है? और जब आप कॉलेज में थी तो कोई एक ऐसा मौका मिला जहाँ पे आप म्यूज़िक को अ, कुछ कर पाएँ म्यूज़िक में और लोगों को दिखा पाएँ कि हाँ, म्यूज़िक ये मेरा टैलेंट है? हाँ, जब मैं कॉलेज में किया एसएनडीटी कॉलेज, तो जब हम कॉलेज जाते हैं कोई भी ब्लाइंड पर्सन तो साइटेड लोगों के एक एनवायरनमेंट हम लोगों को मिलता है। तो वहाँ पे जैसे मेरा फर्स्ट डे था और हमारे जो म्यूज़िक के टीचर थी, उनको आने में थोड़ा टाइम था। तो सारे बच्चे मस्ती कर रहे थे, मुझे वहाँ पे हारमोनियम पड़ा मिल गया, मैंने बजाना शुरू कर दिया। तो बच्चों को पता चल गया कि मुझे हारमोनियम बहुत अच्छे से प्ले करना आ रहा है। तो एक लड़की थी, वो अच्छी सिंगर थी, तो हम लोगों ने थोड़े बहुत गाने-वाने गाना शुरू कर दिया। तो वहाँ से मेरे अच्छे सारे फ्रेंड्स बनते चले गए। फर्स्ट डे से ही मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जमा कर लिए और हमारा एक म्यूज़िक कॉम्पिटिशन हुआ था। तो वहाँ पे मुझे रिकमेंड किया गया था, जबकि हमारे बहुत अच्छे-अच्छे सीनियर्स भी थे साइटेड मंझे हुए कलाकार, बट हमारी मैम ने मुझे मौका दिया कि मैं जाके अपने कॉलेज को रिप्रेज़ेंट कर पाऊँ। मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि साइटेड लोगों के साथ और इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे ये मेरा पहला ही परफ़ॉर्मेंस होने वाला था। बट मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स और मेरे सारे घरवाले सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो बहुत अच्छे से हुआ मेरा परफ़ॉर्मेंस, मुझे प्राइज़ भी मिला था। ओके मैम, तो म्यूज़िक के अलावा आपके क्या शौक हैं और क्या हॉबीज़ रही हैं आपकी म्यूज़िक के अलावा? मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद है। नए-नए फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है। आई लाइक टू प्ले चेस। बहुत अच्छा तो नहीं बट खेल लेती हूँ मैं और बुक्स रीड करना पसंद है। थोड़ा बहुत पहले मैं लिखती भी थी। कुछ सॉन्ग्स भी मैंने खुद ही लिखे हैं और खुद कंपोज़ भी किए हैं। अरे वाह मैम! आपने खुद ने सॉन्ग कंपोज़ किए हैं तो हम चाहेंगे कि आप 2 लाइन अपने कंपोज़ किए हुए सॉन्ग से सुनें। हाँ, मैं ट्राई करती हूँ। हम्म, एक ग्रुप चलता है हमारा म्यूज़िक वैरायटी करके पुणे में, तो उसका एक टाइटल सॉन्ग है जो मैंने क्रिएट किया है। जी मैम। सात सुरों की इस दुनिया में नहीं कोई ऑलमाइटी म्यूजिक वैरायटी दिस इज म्यूजिक वैरायटी म्यूजिक वैरायटी म्यूजिक वैरायटी दिस इज म्यूजिक वैरायटी कोई भी हो त्योहार या शुभ समाचार हमको करना याद सुने मेरे यार हम एक परिवार हम पंछी आजाद चाहे कोई मजहब हो या कोई भी हो सोसाइटी म्यूजिक वैरायटी दिस इज म्यूजिक वैरायटी हम इतने प्यारे से स इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी आवाज़ भी बहुत सुंदर है। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी लाइफ़ में क्योंकि आपने म्यूज़िक को अपना करियर चुना है, तो क्या चैलेंजेस रहे हैं? और आपकी म्यूज़िक एकेडमी है तो साइटेड स्टूडेंट्स भी आपके फॉर श्योर होंगे। तो
उनको आप कैसे कन्विंस करते हो कि आप एज़ अ वीआई उन्हें पढ़ा सकते हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जैसे मैंने सोचा कि लाइफ में करियर एक्चुअली मुझे जर्नलिस्ट बनना था, बट एज़ यूजुअल मैंने पहले बताया कि स्टडी में तो था नहीं उतना माइंड। और एक कॉम्पिटिशन में ऐसे ही मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ पे एक सर थे, तो ही सेड कि आप पहले मैं हारमोनियम बजाती थी, तो कीबोर्ड क्यों नहीं सीखते? कीबोर्ड में बहुत स्कोप है, कोई लड़की ऐसी है नहीं कि जिसने कीबोर्ड बजाती है स्टेज पे। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, तो फिर मैंने कीबोर्ड का क्लास जॉइन किया और जिनसे मैंने सीखा, ही इज़ ऑल्सो ब्लाइंड पर्सन, दीपक उपाध्याय जी, तो बहुत अच्छे कीबोर्डिस्ट हैं, पूना के नंबर 1। तो उनसे जब मैं सीखती थी, वो टाइम ऐसा था कि उनकी फीस देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं होते थे, बट फिर भी वो मुझे एनकरेज करते थे और मैं सीखती थी। फिर जब मैंने पहला अपना शो किया इंडिविजुअली, तो आई वाज़ सो हैप्पी कि एक तो हाथ में पैसे भी आ गए और वो कॉन्फिडेंस भी आ गया कि येस आई कैन डू इट। और मोस्ट प्रोबेबली पुणे ऑल ओवर महाराष्ट्र में, शायद ऑल ओवर इंडिया में ही आप कह सकते हो कि आई एम द ओनली वन फीमेल ब्लाइंड पर्सन कि जो कीबोर्डिस्ट है या स्टेज परफॉर्मेंस करती है एज अ म्यूजिशियन। क्योंकि बहुत कम लड़कियां हैं जो या तो घर वालों की वजह से नहीं कर पाते, या फिर जब से आप म्यूजिशियन बनते हो तो आपको सब कुछ अपना उठा के लेके जाना होता है। आपका कीबोर्ड, आपका स्टैंड, आपका एम्पलीफायर और आपका जो भी अगर ट्रैवलिंग पे जा रहे हो तो आपका कपड़ों का बैग और ये सब आपके साथ जाना होता है। तो इतना सारा कैरी करके एक ब्लाइंड पर्सन को जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो शुरू-शुरू में मेरे साथ भी ये दिक्कतें होती थी कि कैसे मैं करूँगी, कैसे जाऊँगी? पहले कीबोर्ड जो आते थे बहुत हेवी होते थे। मेरे पास जो पहला कीबोर्ड था मेरा बहुत ज़्यादा हेवी होता था, तो मुझसे वो उठता ही नहीं था। बट फिर भी एक हाथ में स्टैंड लेके, एक हाथ में अपना एम्पलीफायर लेके, पीछे अपना कपड़ों का बैग टाँग के ऐसे मैं जाती थी। रास्तों पे कभी-कभी गिर पड़ के भी आती थी और बट फिर भी वो था कि जुनून कि करना ही है, करना ही है। एक बार कदम आगे बढ़ाए तो पीछे अगर लूँगी तो हँसेंगे लोग मुझ पे और जो भी अब तक मेहनत किया है, सब पानी में नहीं जाना चाहिए। तो आई वाज़ स्ट्रगलिंग। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं ट्रैवल कर रही थी और जैसे मैं गाड़ी से उतरने वाली थी, कीबोर्ड के साथ एक हाथ में मेरी कीबोर्ड था और एक हाथ में मैंने दरवाज़ा बस का खोल दिया। तो जैसे मैं उतरना चालू किया, तो दरवाज़ा फिर से बंद हो गया और मेरा हाथ वो दरवाज़े के अंदर आ गया और पूरा खून मेरे हाथ में था। बट फिर भी मैंने वो कीबोर्ड को अपना छोड़ा नहीं। मतलब जैसे मैंने क्लास जॉइन किया था, हमारे टीचर ने एक बात सिखाई थी कि जैसे आप अपने कीबोर्ड या कोई भी इंस्ट्रूमेंट को कैरी करते हो, अपनी जान से बढ़ के उसको हिफाज़त करना है। तो वही चीज़ मैंने याद रखा। तो वैसे ही मेरा वो खून से लथपथ हाथ और मेरे कीबोर्ड, बट मेरे कीबोर्ड को एक खरोंच तक नहीं आई थी। तो जैसे-तैसे मैं शो कंप्लीट करके घर पे पहुँची, फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया। फिर अगेन नेक्स्ट डे शो था, तो घरवालों ने बोला कि नहीं अब आप इतने ज़ख्मी हो गए हो तो मत जाओ। मैंने बोला नहीं, मैंने एक बार कमिटमेंट किया है, तो आई हैव टू फॉलो दैट। क्योंकि अगर मैं एक कमिटमेंट मिस करती हूँ तो फिर वो नाम खराब होने के चांसेस भी होते हैं और फिर आपको काम मिलना मुश्किल हो जाता है। पहले जब हम किसी से काम किसी के साथ करना चाहते हैं तो जैसे साइटेड लोगों को बहुत जल्दी अप्रोच करते हैं, बट एज़ अ ब्लाइंड पर्सन वो आपको स्टेज पे साथ या तो दिखना नहीं चाहते या तो उनको डाउट होता है कि ये ब्लाइंड पर्सन है, कैसे कर पाएगा या इसको साइटेड लोगों की तरह बजाना आएगा कि नहीं? क्योंकि कीबोर्ड आर्टिस्ट का बहुत मेन रोल होता है। अगर आप देखोगे तो अगर रिदमिस्ट को रिदम नहीं पता या सिंगर थोड़ा-सा लिरिक्स गड़बड़ हो जाए, तो वो थोड़ा बहुत चल भी जाता है। बट कीबोर्डिस्ट एक ऐसा होता है कि उसको शुरू का इंटरलूड भी पता होना चाहिए। जो मिडल सॉन्ग का जो फिलर्स होते हैं, वो भी उसको करना होता है। अगर रिदमिस्ट गड़बड़ कर रहा है, आपको कीबोर्ड पे उसको ऐसे कुछ करके उसको आपको रिदम में भी लाना होता है। अगर वो पीछे चल रहा है, तो अरे आगे चल ऐसे करके आपको उसको वो करना पड़ता है। मतलब एक तरह से पूरा मेन जो कंडक्टर होता है स्टेज का, वो कीबोर्डिस्ट होता है। और सिंगर भी अगर सुर से भटक रहा है इधर-उधर, तो उसको भी कीबोर्डिस्ट को ही आपको सुर मिलाना पड़ता है या उसके साथ आपको जाना पड़ता है। बिना उसको स्टेज पे बताए कि तू गलत हो रहा है, तो आपको उसके साथ होना पड़ता है। तो ये सब साइटेड लोग क्या करते हैं कि आँखों के इशारे से, आई कॉन्टैक्ट से वो उनका हो जाता है। बट जब कीबोर्डिस्ट ब्लाइंड हो और सिंगर साइटेड या सारा ग्रुप साइटेड हो, तो उनको थोड़ा-सा वो डाउट होता है। तो रोज़ एक न्यू एग्ज़ाम आपके सामने आता है। रोज़ एक न्यू ऑर्गेनाइज़र जब आपको मिलता है, तो आपको उसको कन्विंस करना पड़ता है कि आप मेरी ब्लाइंडनेस को
Speech mode talk. Notification. User 2 apps 79 green 3146 internet access button. Show text desktop. बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने अपनी चैलेंजेस के बारे में बताया और सच में बहुत मोटिवेटिंग रहा ये सुन के और आप एक इतने इम्पोर्टेंट रोल में काम करती हो और की हो तो ये सच में बहुत बड़ी बात है तो सैल्यूटिंग यू मैम। मैं जानना चाहूँगी कि आपका फैमिली सपोर्ट कैसा रहा, सोशल सपोर्ट कैसा रहा इन सब चीज़ों में? फैमिली सपोर्ट तो शुरू में काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट मेरे फैमिली की वज़ह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मेरे बड़े भाई या मेरी जो सिस्टर है, तो उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे सिखाया। एक हमारे जीजा हैं, जिन्होंने मुझे काफ़ी शुरू में सिखाया कि हर एक म्यूज़िक कैसे निकालना होता है, कैसे उसको प्रैक्टिस करना होता है या कौन-सा सुर अगर नहीं कौन-सा कॉर्ड कहाँ पे लगाना है या जैसे कि एक म्यूज़िक के प्रति किस तरह से डिवोटेड होना चाहिए, ये उन लोगों से मैंने सीखा, उनको देख-देख के। तो फैमिली सपोर्ट तो काफ़ी अच्छा था। और वो लोग एक्चुअली म्यूज़िक में ही थे, तो उनको ही फ़ॉलो करके मैं आगे बढ़ती रही। ओके मैम, इन सब से हट के एक सवाल है मेरा। कई बार हमें ऐसे सुनने मिलता है मोस्ट ऑफ द लोग आजकल म्यूज़िक से थोड़ा दूर जा रहे हैं, स्पेशली ब्लाइंड कम्युनिटी, क्योंकि ऐसा बोला जाता है अरे ब्लाइंड है तो क्या करेगा, या तो सिंगिंग करेगा या तो ढोलक बजाएगा या तो बेगिंग करेगा। तो मैम ये जो पॉइंट है इसको आप एक, क्योंकि आप म्यूज़िक के फील्ड में हैं तो इसको आप एक पॉजिटिव वे में कैसे लेंगी और क्या मैसेज देंगी ऐसे लोगों को? एक्चुअली यही सब चीज़ें होती हैं कि जो ब्लाइंड लोगों को पीछे खींचती हैं। एक तो उनका माइंडसेट होता है, एक तो उनको सपोर्ट नहीं मिलता। तो अगर आप म्यूज़िशियन बनना चाहते हैं, चाहे आपको ढोलक आर्टिस्ट बनना है, चाहे आपको सिंगर बनना है या चाहे आपको कीबोर्डिस्ट बनना है, तो सबसे पहले आपको उस चीज़ में परफेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आप ढोलक बजा रहे हो तो आपका प्रैक्टिस या आपका जो भी नॉलेज है, वो अगर परफेक्ट रहेगा, तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। आज बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं, जैसे कि रविंद्र जैन जी, उनको हम लोग बहुत मानते हैं, म्यूज़िक उनके बहुत पसंद करते हैं। साइटेड लोग भी उनका एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, अखियों के झरोखों से। वो ऐसा कोई पर्सन होगा ही नहीं कि जिसको वो गाना पसंद नहीं होगा। तो इतने-इतने अच्छे-अच्छे सॉन्ग एक ब्लाइंड पर्सन दे सकता है, तो ब्लाइंड पर्सन कुछ भी कर सकता है। इनफैक्ट लोग तो ऐसा समझते हैं कि ब्लाइंड पर्सन के पास एक सिक्स्थ सेंस होता है, जो म्यूज़िकल होता है वगैरह, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिस करो, तो साइटेड बंदा भी बहुत अच्छा म्यूज़िशियन बन सकता है और ब्लाइंड बंदा भी बहुत अच्छा म्यूज़िशियन बन सकता है। बस वो डेडिकेट या उसके प्रति जो डिवोशन है, वो चाहिए। थैंक मैम, यू मैम। यस मैम। जैसे कि बोला आप अभी अपना आप खुद की एकेडमी चला रहे हैं आप, तो आपने जब अपना खुद की एकेडमी स्टार्ट की थी तो वो किस रीज़न से की थी? पहले मैं एक क्या गुरुकुल चैलेंजेस में दिए स्टार्ट करने? पहले मैं एक गुरुकुल में एज़ अ म्यूज़िक टीचर जॉब करती थी। आनंद गुरुकुल करके साइटेड बच्चों का स्कूल था। तो वहाँ पे क्या था कि एक क्लास में 70-80 बच्चे होते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि बाउंडेशन होता है। टीचर को प्रिंसिपल बताता है कि आपको क्या सिखाना है, इतना ही आपको उसको सिखाना है या ये नहीं सिखाना या इसका लिमिटेशन वो है। तो आप क्या कर सकते हो कि 80 बच्चों में अगर एक बच्चा है कि जो बहुत अच्छा आगे जा सकता है, सिर्फ़ उसको अटेंशन नहीं दे सकते। उसको उन्हीं लोगों में डालना पड़ता है जो बाकी बच्चों का प्रोग्रेस होता है। तो मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगा कि वो बच्चे एक बच्चे के साथ मैं इनजस्टिस कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ये स्कूल-वूल का जॉब शायद मेरे लिए है नहीं। तो अब मेरे पास उतना स्पेस भी नहीं था और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ था नहीं। तो पहले मैं जब स्टार्ट किया तो हर किसी के घर पे जाके उसको होम ट्यूशन्स देती थी और एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, पहले एक घर पे जाओ, फिर दूसरे घर पे जाओ, तो एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी तक जाने में मुझे आधा-आधा घंटा वेस्ट होता था मेरा, क्योंकि उसकी सोसाइटी से पहले बाहर जाओ, ऑटो सर्च करो, तब तो ओला, उबर ऐसा कुछ था नहीं या फिक्स्ड कोई ऑटो वाला भी नहीं रख सकते आप, क्योंकि कभी किसकी क्लास होती है, कभी किसकी नहीं होती, तो आप किसी को बाउंड नहीं करके रख सकते। तो वो टाइम बहुत वेस्ट होता था।
तो वैसे करते-करते फिर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे भी अपना टाइम वेस्ट हो रहा है और फिर उस दौरान क्या हुआ कि मुझे जहाँ पे मैं ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई की थी, वहाँ से मुझे एक ऑफ़र आ गया था कि आप की ज़रूरत है हमको और आप आ जाओ। तो वहाँ पे मैंने 3-4 साल अपने फिर से जॉब किया। तो वहाँ पे जॉब जब मैं कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने जहाँ से लिया है, मैं उन लोगों को दे रही हूँ। बट अगेन वही होता है कि ब्लाइंड जो इंस्टीट्यूट होता है, अनफॉर्च्यूनेटली वहाँ पे पढ़ाई बहुत कम होती है और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ से भी मेरा मन थोड़ा-सा नाराज़ हो गया कि नहीं, मैं जिस काम के लिए आई हूँ, वहाँ पे वो मैं दे नहीं पा रही हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे अपना अकेडमी स्टार्ट किया। अकेडमी स्टार्ट करने के बाद पहले मैंने अपने पैम्पलेट्स क्रिएट किए और बाकी थोड़ा बहुत ऐड-वैड किया। तो शुरू-शुरू में बहुत दिक्कतें आती थी क्योंकि साइटेड लोगों के साथ जब आप डील करते हो तो वही सब होता है कि पेरेंट्स को पहले ये डाउट होता है कि एज़ अ ब्लाइंड पर्सन आप कैसे उनको सिखाओगे या सिखा पाओगे कि नहीं? मेरा बच्चा कीबोर्ड पे कैसे हाथ रख रहा है, कैसे फिंगरिंग कर रहा है या तबला बजा रहा है तो कैसे उसका फिंगरिंग हो रहा है, आप कैसे देख पाओगे? तो मैंने बोला देखने की ज़रूरत नहीं होती ब्लाइंड पर्सन को, वो कान से सुन के ही बता सकता है कि आप जब धा धीन धीन धा बजा रहे हो तो आपका तबले पे धा ठीक से प्ले हो रहा है कि नहीं? या कीबोर्ड पे आप राइट हैंड से अभी कभी-कभी क्या होता है, छोटे बच्चों को ऐसा लगता है अरे टीचर को कुछ दिखता नहीं तो चलो, मैं उनको बोलती हूँ चलो लेफ्ट हैंड से बजाओ, राइट हैंड से बजाओ, तो लेफ्ट हैंड से अगर उसको नहीं आ रहा है, तो राइट हैंड ही लेफ्ट हैंड की तरफ लाके वो सारेगामा प्ले करने लगता है। बट उसका राइट हैंड का टेम्पो आपको पता होता है कि कैसा होता है, लेफ्ट हैंड की ओर वो राइट हैंड लेके भी आता है, तो वो आप एज़ अ टीचर फटाक से पकड़ लेते हो कि नहीं, यू आर लाइक नॉट प्लेइंग विथ योर लेफ्ट हैंड। तो ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें वो बहुत डीपली जब आप स्टडी करते हो, तो वो होता है। बट आज ये है कि बहुत लोग जानने लगे हैं, काफ़ी 7 साल हो गए मैं अकेडमी चला रही हूँ। तो बट अभी भी वही है, रोज़ का न्यू पेरेंट्स आते हैं, न्यू स्टूडेंट आते हैं, तो उनको थोड़ा-सा कन्विंस करने में टाइम जाता है। बट अभी वीडियोज़ और बाकी सारी चीज़ें शो करके कन्विंस करना थोड़ा-सा ईज़ी हो गया। बट पहले के टाइम पे वो इतने स्मार्टफ़ोन वगैरह होते नहीं थे, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता था। ओके मैम, तो हम थोड़ा-सा आपकी एकेडमी की तरफ बढ़ते हुए मैं जानना चाहूँगी आपकी एकेडमी की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? कहाँ पर है वो? और आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हो उसमें? जो मैंने होम ट्यूशन स्टार्ट किए थे 2008 में मैं स्टार्ट किया। तो 2012 से फिर मैंने ब्लाइंड स्कूल जॉइन किया और अभी 2017-18 में मैंने यहाँ पे अपना विश्रांत वाड़ी करके एक जगह है पूना में, वहाँ पे मैंने अपना अकेडमी स्टार्ट किया। तो फिर बाद में जब ये कोरोना और लॉकडाउन आ गया तभी सारे पेरेंट्स ने बोला अभी बच्चों को हम भेजेंगे नहीं क्योंकि पूरा इंडिया ही लॉकडाउन हो गया है, अभी कैसे करेंगे? तो तभी फिर मुझे ऐसा ख्याल आया कि अ, आई कैन डू ऑनलाइन क्लासेस। तो बट कैसे करें? मतलब मुझे ये नहीं पता था कि मोबाइल कैसे रखना है या कैसे मैं पोज़ीशन अपना रखूँ तो स्टूडेंट को मैं देख पाऊँगी या वो मुझे देख पाएँगे। तो वो मैं किसी किसी स्टूडेंट को ही पूछ के कि अरे आप थोड़ा मुझे टाइम दो, ऐसे करके। तो वो लोग मुझे गाइड करते थे कि आप ऐसे फ़ोन रखोगे तो आप भी दिखोगे और ये भी करोगे ऐसे-ऐसे। फिर थोड़ा मैंने अपना इक्विपमेंट वगैरह भी परचेज़ कर लिए और फिर उसका ये हुआ बेनिफिट कि मैं यहाँ पे पुणे में बैठी हूँ, बट किसी को बॉम्बे से क्लासेस करनी है, किसी को गुजरात से क्लासेस करनी है या इनफैक्ट यूएसए वाले भी स्टूडेंट हैं मेरे पास कुछ, तो वो भी क्लासेस करते हैं। उनकी भी अपनी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी मैं फुलफ़िल कर देती हूँ। कोई फ्लूट सीखना चाहता है, कोई गिटार सीखना चाहता है, कोई यूकेलेले सीखना चाहता है, कोई कीबोर्ड सीखना चाहता है, तो वो है। अभी ऑनलाइन भी क्लासेस चलते हैं और ऑफ़लाइन भी क्लासेस चलते हैं। ओके मैम, सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप खुद उनको सिखाती हैं या आपने कोई टीचर्स हायर किया और आप टोटली कितने इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर पाती हैं? टोटली कितने इंस्ट्रूमेंट प्ले कर पाती हूँ, ये तो आज तक मैंने खुद ने भी कभी काउंट नहीं किया। बट मैंने अभी कोई टीचर नहीं रखा। अभी मैं खुद ही अपना सब करती हूँ क्लासेस और क्योंकि मुझे सिखाने में मज़ा आता है। मैं सुबह 8 बजे से क्लासेस लेती हूँ, रात को कभी-कभी 11 बजे बज जाते हैं। क्लासेस चलते रहते हैं। जैसे स्टूडेंट का कन्वीनिएंट टाइम होता है,
क्योंकि यूएसए वाले तो लेट नाइट ही मिलते हैं। तो ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन मैंने अपने आप को, क्योंकि सिंगल हूँ मैं, तो रखा नहीं है। पूरा लाइफ मैंने अपना म्यूज़िक को ही दिया है। तो जितना टाइम मैं बस खाती हूँ, सोती हूँ या इधर-उधर कभी शोज़ वगैरह पे जाती हूँ, दैट्स इट। बाकी पूरा टाइम मैं या तो म्यूज़िक प्रैक्टिस करती रहती हूँ या किसी को म्यूज़िक जो भी मेरे पास है वो देती रहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। मैम मैं थोड़ा-सा अगर आप बताना चाहें तो हम सब जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप अकेले इतनी एकेडमी चलाती हैं तो रेवेन्यू का सोर्स कैसे हो पाता है? और रिम मैम यदि कोई आपकी क्लासेस को जॉइन करना चाहे तो उसका भी तरीका बता दीजिएगा। अभी रिसेंटली मैं अपनी वेबसाइट शुरू करने जा रही हूँ, स्टडी विद वीआई के साथ। तो आप बहुत जल्दी एकेडमी को वेबसाइट पे भी देख पाएँगे और एक एफ़िलिएट प्रोग्राम भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि अगर आप मेरे क्लासेस को प्रमोट करते हो, तो एनी टाइप ऑफ ब्लाइंड पर्सन या साइटेड पर्सन आल्सो अर्न विद मी। और अगर आप सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? रेवेन्यू से रिलेटेड था मैम। हाँ, रेवेन्यू से रिलेटेड था। तो रेवेन्यू ऐसा होता है कि जैसे क्लासेस की कुछ कोर्सेस हैं, तो जैसे 1 साल का आपका कीबोर्ड का क्लास होता है, उसका कुछ फीस होता है, वो आपको पे करना होता है। आप एनी टाइप ऑफ पे कर सकते हो, अभी ऑनलाइन, ऑफलाइन यू कैन पे। और ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम मैं जानना चाहूँगी कि आप अभी एकेडमिक चला रही है पुणे में, क्या आपका ऐसा कोई फ्यूचर गोल है कि आप इस एकेडमी को और कहीं इस्टेब्लिश करें? क्योंकि सारे लोग तो ऑनलाइन नहीं जुड़ पाते हैं। हाँ, बिल्कुल, अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं, जैसे कि क्लासेस तो जॉइन नहीं करना आपको, बट सीखना है म्यूज़िक, तो मेरा अपना एक फ़ेसबुक पेज है, नील कीबोर्ड आर्टिस्ट। आप वहाँ पे मुझे जॉइन कर सकते हो। वहाँ पे रोज़ वीडियोज़ अपलोड होते हैं, हाउ टू प्ले कॉर्ड्स विद दैट दैट सॉन्ग। वहाँ पे आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हो। ऐसे बहुत सारे ब्लाइंड लोगों को मैंने सिखाया भी है, क्योंकि मैं अपना एक ब्लाइंड लोगों से रिलेटेड ट्रस्ट भी बनाया है, सूरविहार ट्रस्ट फॉर डिसेबल नाम से। तो उन लोगों के लिए भी ऑल टाइप ऑफ जो भी डिसेबल पर्सन है, जो म्यूज़िक सीखना तो चाहते हैं बट फीस वगैरह अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये फैसिलिटी रखी है मैंने। यूट्यूब चैनल भी है अपना, हार्मोनिक हेवन नाम से भी है एक, और एक है म्यूज़िकल डिवाइन। ऐसे 2 चैनल चलते हैं। तो म्यूज़िकल डिवाइन स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया हुआ है। तो वहाँ पे भी डेली वीडियोज़ अपलोड होते रहते हैं। जैसे कीबोर्ड ट्यूटोरियल्स, यूकेलेले ट्यूटोरियल्स, गिटार ट्यूटोरियल्स, तबला ट्यूटोरियल्स, ऐसे सब अपलोड होते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हो। और वहीं पे भी आप रिक्वेस्ट डाल के, आपको अगर कुछ सीखना है, कुछ जानना है, तो वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मैम। थैंक यू सो मच एंड हमारी टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही अच्छे काम करते रहिए और म्यूज़िक को सिखाइए। मैम जैसे कि आपने खुद ने भी कहा कि लड़कियाँ म्यूज़िक फ़ील्ड में बहुत कम हैं। उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से कि फीमेल पॉपुलेशन म्यूज़िक फ़ील्ड में आ सके? फीमेल को म्यूज़िक में आना इसलिए भी चाहिए क्योंकि म्यूज़िक एक मेडिसिन है, और आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा देखा जाता है कि फीमेल को बहुत ज़्यादा बाउंडेशन भी होती हैं, फैमिली की तरफ से भी और बाकी चीज़ों की ओर से भी। तो आप अपना स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए पहले तो म्यूज़िक कर सकते हो। और बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर्स भी मैंने देखा है कि आप सिंगर तो अच्छे हो, बट एक तो आपका मोबिलिटी इश्यू होता है या घरवालों का सपोर्ट नहीं होता, तो थोड़ा-सा अपना माइंडसेट को चेंज कीजिए। घर से थोड़ा-सा, अगर आप निकल नहीं भी सकते तो ऑनलाइन आजकल बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप अगर सिर्फ़ गिटार या यूकेलेले भी सीखते हो, तो विदाउट एनी म्यूजिशियन आप अकेले प्रोग्राम्स वगैरह भी कर सकते हो,
या आप गा के अपना ऑनलाइन शोज़ वगैरह भी चला सकते हो या म्यूज़िक क्लासेस ले सकते हो। आजकल गिटार, यूकेलेले ये सब चीज़ों को बहुत स्कोप है और ये सीखना इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी ईज़ी। यूकेलेले तो आप ऐसे 6 महीने में इतना बहुत अच्छे से क्योंकि मैंने भी अभी-अभी सीखा है। एक्चुअली पहले मुझे भी नहीं आता था। मुझे ये यूकेलेले ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट होता है पता ही नहीं था। एक ऐप आता था क्लब हाउस, तो वहाँ पे मैं ऐसे ही टाइम पास करने के लिए कभी-कभी दोस्तों के साथ मस्ती मारने के लिए जाती थी। तो वहाँ पे एक लड़की को मैंने सुना कि वो प्ले करके गा रही थी, तो मैंने उसको बोला कि अरे आप गिटार बहुत अच्छा बजा रहे हो। तो शी सेड इट्स नॉट अ गिटार, इट्स यूकेलेले। तो मैंने बोला ये क्या होता है? तो मैंने तो इसका कभी नाम भी नहीं सुना था। और फिर शी सेड कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता है। फिर मैं फटाक से जाके यूट्यूब से उसको मैंने देखा, सर्च किया और फिर सर्च किया फिर मैंने सोचा कि मुझे भी परचेज़ करना चाहिए और सीखना चाहिए। तो फिर बस विदिन 15 डेज़ मैंने उसको परचेज़ किया। फिर थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख के या थोड़ा बहुत अपना एक्सपेरिमेंट करके उसको ट्राई किया और बिल्कुल 3 और 4 मंथ में मैं काफ़ी अच्छा प्ले किया और अपने 3-4 वीडियोज़ यूट्यूब पे अपलोड भी कर डाले और उन्हें काफ़ी एप्रिशिएट भी किया। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, इट्स ईज़ी। तो आप लोग भी गिटार, यूकेलेले, फ्लूट या अगर आपको हारमोनियम वगैरह भी आता है, तो आप क्लासेस वगैरह घर पे बैठ के ले सकते हो या प्रोग्राम्स ऑनलाइन शोज़ वगैरह कर सकते हो। मैम जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं, तो एक बार के लिए पियानो और हारमोनियम ये सब फिर भी सिखा पाना एक वीआई को थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। मतलब आप वीआई हो और आप आपका स्टूडेंट भी अगर टोटली ब्लाइंड है, तो उनको सिखाना फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। बट फ्लूट जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को आप कैसे पढ़ाएँगी ऑनलाइन एक टोटली ब्लाइंड को? क्योंकि शायद फिज़िकली सीखना भी उतना आसान नहीं है। तो कैसे होगा एक बिगिनर के लिए? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि कीबोर्ड और गिटार भी बिगिनर के लिए थोड़ा-सा मतलब ब्लाइंड टू ब्लाइंड सिखाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। अभी जैसे मैं एक वीआई के साथ मेरी बहुत पहले की क्लास थी। इससे पहले मैंने किसी ब्लाइंड को ऑनलाइन पढ़ाया नहीं था। अब वो बैठी है दिल्ली में, मैं बैठी हूँ पूना में, तो उसको कीबोर्ड का कुछ नॉलेज नहीं था। तो फिर मैंने उसको बोला चलो हम लोग सीखते हैं। अभी जैसे कीबोर्ड में 12 स्केल्स होते हैं, तो सी स्केल में पहले शुरू करते हैं। तो मैंने उसको बोला कि देखो, पहले यहाँ पे 2 ब्लैक कीज़ होते हैं और लेफ्ट में 3 ब्लैक्स होते हैं। तो 2 ब्लैक के नीचे एक व्हाइट की होता है, तो आप उसको प्ले करना है। तो लिटरली मुझे उसको ऐसे हाँ, दिस तो वो नहीं, नॉट दिस नॉट दैट, दिस ऐसे करके मुझे उसको वो फिर उसने वॉइस सुन-सुन के पकड़ लिया जैसे-जैसे। फिर इस पे आप थंब रखो, फिर आप इस पे इंडेक्स रखो, फिर मिडल फिंगर रखो, फिर ये रखो, वो रखो। ऐसे कर के थोड़ा पेशेंटली हैंडल करना पड़ता है। फ्लूट आई डोंट थिंक सो कि डिफिकल्ट टास्क हो सकता है क्योंकि उसको बस 6 होल्स रहते हैं फ्लूट को और एक बार आपको उसका ब्लोइंग पार्ट कहाँ है पता चल गया, तो उसका फिंगरिंग स्ट्रक्चर अगर आप ब्लाइंड पर्सन को बता देते हो कहाँ पे है, तो इज़िली हो सकता है। वो टेक्निक एक बार आपको आ गया ना कि ब्लाइंड को कैसे बताना है, साइटेड को कैसे बताना है, किस चीज़ का क्या नाम है, किस चीज़ को कैसे आपको गाइड करना है, लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, उसके लिए आपको अगर आपको गिटार सिखा रहे हो आप, तो गिटार के लेफ्ट में कितने नट बोल्ट हैं, तो उसको कौन से इसको आप लूज़ करोगे तो कैसा होता है, ट्यून करते हो, राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है, स्ट्रिंग्स, तो आपको एग्ज़ैक्टली वो गाइड करने का टेक्निक पता चल जाता है। तो आप क्या ब्लाइंड और क्या साइटेड सभी को सिखा सकते हो। वाओ दैट्स रियली ग्रेट मैम, सच में आपसे बहुत कुछ सीखने मिला। और जिसको शायद इतने सारे इंस्ट्रूमेंट सीखने का शौक हो और वो नहीं सीख पाया होगा, तो ये इंटरव्यू देख के डेफिनेटली वो सीखना चाहेगा, फिर वो साइटेड हो या कोई और। तो मैम ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम रैपिड राउंड 5 की तरफ बढ़ेंगे। स्नेहा मैम, आप रेडी हो रैपिड राउंड 5 के लिए? यस मैम। तो मैम रैपिड राउंड 5 में आपको 5 क्वेश्चंस किए जाएंगे जिसका आंसर आपको विद इन अ मिनट देना होगा, ठीक है? और ये नॉन स्टॉप क्वेश्चंस होंगे। सो ऑल द बेस्ट। तो मैम रैपिड राउंड 5 का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कि आपकी रोल मॉडल कौन है?
ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट मेरी रोल मॉडल मेरी सिस्टर है। ओके। सो मैम, आपने अपनी म्यूजिकल लाइफ का एक सबसे फनी इंसिडेंट जो आपको हमेशा याद आता हो? मेरी लाइफ का मेरा म्यूजिकल फनी ये है कि जैसे मैं जॉब कर रही थी, तो वहाँ पे मुझे बताया गया कि आपको नर्सरी के सारे बच्चों को रीड करना है, पढ़ाना है। और इससे पहले मैं सारे बड़े बच्चों को पढ़ाती थी। तो Ops. सारे बच्चों को मैंने बोला कि आप चलो कोई गाना-वाना गाते हैं, आप कितनी टाइम आप गाना गवाओगे? तो मैंने बोला चलो स्टोरी कोई बताओ, किसी को आती है। तो एक बच्चा बोला कि मैम मुझे ना टॉयलेट आई है, मैं जाऊँ? मैंने बोला हाँ, ठीक है जाओ। तो उसके पीछे सारे बच्चे अरे मैम, मैम, मैम हमको भी टॉयलेट आई। मैंने बोला अरे रुको अपन गाना गाते हैं, रुको अपन गाना गाते हैं। तो सारे बच्चे ऐसे भाग गए। अब सारे साइटेड बच्चे थे, बच्चों का रनिंग और मेरा तो थोड़ा डिफरेंस होगा ही ना। ओके मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका इंसिडेंट सच में अच्छा था। तो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन नहीं बोल सकते, आपके लिए एक टास्क है। हमने आपका सेल्फ कंपोज्ड New सॉन्ग notification सुन from WhatsApp लिया, Taylor. Patrol Mumbai. Okay, sir. तो मेरी एक विश है कि आप अपने दिल के करीब कोई भी एक सॉन्ग गा दीजिए जो किसी फीमेल सिंगर ने गाया हो। पूरा नहीं, 2 लाइन से ही। अच्छा, फीमेल सिंगर ने गाया हुआ। वैसे मैं फीमेल सिंगर हाँ, के गाने बहुत कम गाती हूँ, बट लता मंगेशकर जी के गाने हो गए, या फिर आजकल के नेहा कक्कड़ के सॉन्ग्स हो गए, किसी भी फीमेल सिंगर्स या के, फिर या कोई घोषणा, गजल, कुछ भी। कुछ अच्छा, भी। लता मंगेशकर जी का एक सॉन्ग है, जो मैं गाती हूँ तो मेरी मम्मी को बड़ा अच्छा लगता है, तो वही मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, अपने स्टाइल में। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ। ये जो दुनिया है, बन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। थैंक यू मैम, सच में बहुत ही सुंदर गाना है, हर मम्मी के लिए डेडिकेटेड गाना है। तो मैम, इससे पहले कि हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इस स्टेज पे आके अपने सबसे बड़े अचीवमेंट को क्या बोलते हैं? मतलब किस चीज़ को आप बोलोगे कि ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है? वैसे तो मेरे लाइफ का अचीवमेंट मतलब मेरा एक ड्रीम है कि मैं वर्ल्ड टूर करूँ और लोग जाने मुझे कि मैं म्यूजिशियन हूँ। मेरे डैडी का ड्रीम था कि मैं टीचर बनूँ और जब मैं इस दुनिया को एक अच्छा म्यूज़िक दे पाऊँ और बहुत सारे लोगों को म्यूज़िक बजाते हुए देखूँ, तो आई विल फील हैप्पी। तो जब सभी को तो नहीं पॉसिबल होगा, बट मैक्सिमम पीपल को अगर मैं म्यूज़िक सिखा पाऊँ, तो मैं समझूँगी कि लाइफ का मेरा सार्थक हो गया। थैंक यू मैम। सो मैम, आज के इस इंटरव्यू का, वैसे तो इंटरव्यू का कोई एंड नहीं हो सकता, जितनी बातें करी जाए आपसे उतनी कम है, और बहुत सारी चीज़ें और जाननी है। तो हम फिर कभी एक ऐसा स्पेशल म्यूज़िक शो रख के जानना चाहेंगे। तो आज के लिए मैम, मैं जानना चाहूँगी कि आज का आपका मैसेज ऑफ द डे क्या है हम सबके लिए? मैसेज ऑफ द डे ये है कि जैसे आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी आप कर रहे हो, तो आप डेडिकेटली करो, डिवोटेडली करो, ऑनेस्टली करो। और अगर आप म्यूज़िक में हो, तो चाहे आप बिगिनर हो या मिडल ऑफ द म्यूज़िक हो,
या आप जितने भी बड़े म्यूजिशियन हो, बट प्रैक्टिस आपको करना है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, ऑनेस्टली करते हो, तो वो भगवान की पूजा या साधना करने के समान ही होता है। तो डू डेली प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच मैम। सो मैं स्नेहा मैम से गुजारिश करूंगी कि मैम आप आइए और कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाइए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छा रहा। आपके जो चैलेंजेस थे, सारे चैलेंजेस फेस करके आज आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि अपना खुद का एक एकेडमी चला रहे हैं, इंडिपेंडेंटली खुद ही हैं। तो यही मैं भी अपने सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी, चाहे वो स्पेशली गर्ल्स के लिए, चाहे वो म्यूजिक, क्योंकि आज के टाइम में म्यूजिक को लोग थोड़ा पीछे हटा रहे हैं। पहले के टाइम में तो म्यूजिक आगे भी था। आज के टाइम में लोग ये समझते हैं कि म्यूजिक एक ब्लाइंड की जो लाइफ में मेन रोल होता है वो म्यूजिक का ही होता है, कि बस ये गा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मैम ने आज बहुत अच्छी सीख दी यहाँ पर सबकर, एक म्यूजिक के साथ भी हम कितना बड़ा अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिला मैम से आज। तो बातें तो हमारी नहीं खत्म होंगी, इस कार्यक्रम को यहीं एंड करते हैं, फिर कभी मिलते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और मैम के लिए स्पेशली मैम आपको सैल्यूट करती हूँ एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा मैम। धन्यवाद मैम कि आपने अपना कीमती समय हमारे साथ बिताया और हमें एक मौका दिया कि हम सब आपके बारे में जान सके। बहुत बहुत धन्यवाद स्टडी विद वीआई की पूरी टीम का, जिसने इस प्लेटफॉर्म पे हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। धन्यवाद सबका। हम मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, और हर महीने की 21 तारीख को रात को 9 बजे हमारा कार्यक्रम अ फ्लाइट ऑफ स्पिरिट देखना ना भूलें। धन्यवाद।